जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आप डिफेंस एस्पिरेंट सारे बच्चों को फोर्स डिफेंस एकेडमी में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आपको 74 इंडिपेंडेंट डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फोर्स परिवार आपको तहे दिल से शुक्रिया करता है। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के दौर चल रहे हैं और हमने आपके लिए एक स्पेशल सीरीज तैयार की है जो डिफेंस एस्पिरेंट एग्जामिनेशन के बच्चे, एनडीए, सीडीएस और एफकेट्स के बच्चे हैं, आपको पॉलिटी के जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो उसी बेस पर है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डियर स्टूडेंट्स, तो हमने आर्टिकल, शेड्यूल्स और हम इसी दौर में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने आज जो टॉपिक लिया वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर आपको बताऊं तो वो कानून, वो एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रहते हुए बनाए थे, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब 1950 एप्लीकेबल हुआ ऑल इंडिया में, इसके पहले इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने एक्ट बनाए थे, आज उन पर चर्चा करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ने एक्ट का इफेक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर जरूर पड़ा है। तो हमने इसको दो हिस्सों में रखा है, एक कंपनी रूल, दूसरा क्राउन रूल। आप जानते हैं कि 1765 में बंगाल में उन्होंने पूरा अपना एस्टेब्लिशन करने के बाद बंगाल में चार्टर एक्ट से अपनी शुरुआत की थी, लेकिन 1857 रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली यहाँ से खत्म कर दिया गया और उसके बाद यहाँ का पूरा टेरिटरी अथॉरिटी क्राउन के पास चली गई और उसके बाद इंडिया में क्राउन रूल एस्टेब्लिश हुआ जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के नाम से भी डियर स्टूडेंट जाना जाता है। हम उन्हीं इंपॉर्टेंट एक्ट पर चर्चा करेंगे। लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमने पैटर्न उसी बेस पर बनाया है जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे द कंपनी रूल 1773 से 1858। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 में एक व्यापारी कंपनी के रूप में आई थी, लेकिन धीरे धीरे भारत में उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। व्यापार से कॉलोनियल पावर एस्टेब्लिश करने लगे, इंपेरियलिज्म पॉलिसी उन्होंने अपना ली और धीरे धीरे अगर आप देखते हो तो बंगाल, मद्रास, मैसूर, कई जगह पर उन्होंने वॉर की और उसके बाद उन टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया। यहीं पर वो रोल इस्टेब्लिश चल रहा था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन वास्तविक रियल स्थिति ब्रिटेन में उनके अधिकारियों को नहीं बताई जा रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा अपनी बैलेंस शीट को लॉस में दिखाती थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कंट्रोल करने की प्लानिंग की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और पहली बार एक एक्ट आया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। डियर स्टूडेंट, ध्यान से, प्रॉपर से हर चीज़ को हम पढ़ेंगे और आप एग्ज़ाम में आसानी से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं उन्हीं बेस पर ये लेक्चर सीरीज है। तो आइए, सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। डियर स्टूडेंट, ये वो कानून था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार कंट्रोल किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो आइए जानते हैं। It was the first step taken by the British government to control and regulate affairs of the East India Company in India। पहली बार भारत में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करेगी, शासन करेगी, उनकी पॉलिसी क्या होगी, ये तय करने का काम किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। उसके बाद इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनों को कंट्रोल करने की प्लानिंग में अलग अलग किया गया। नेक्स्ट, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में एक सुपर शक्ति, इसके पहले क्या होता, मद्रास प्रेसिडेंसी अलग होती थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग होती थी, कोलकाता प्रेसिडेंसी अलग होती। इसके जरिए, इस एक्ट के जरिए पूरा कोलकाता प्रेसिडेंसी को पूरे इंडियन टेरिटरीज जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका हेड बना दिया गया। तो देखते हैं सम फीचर्स, देखते हैं इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज। पहली चीज अगर हमने देखा, ये बाकी चीज भी और चीज देखा तो इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता कंप्राइजिंग ऑन चीफ जस्टिस एंड देयर अदर जज। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में 1774 में खोला गया था। इसमें एक चीफ जस्टिस, बाकी अदर जज थे। इसके पहले चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था, याद रखना डियर स्टूडेंट। 1774 सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, और हम सारी चीज़ों के बारे में अगर और भी चर्चा करें तो और क्या फीचर्स है इसके बारे में, तो इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी कि गवर्नर
जनरल जो ओनली गवर्नर ऑफ बंगाल को कहा गया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया, यानी कि पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर होते थे, अब इसका नाम दे दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर 4 मेंबर टू असिस्ट हिम, इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, इनके साथ बाकी लोग भी रहेंगे जो इनके साथ क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे। तो आप देखो कि 4 मेंबर टू असिस्ट हिम, ठीक है, यानी कि टोटल 4 मेंबर्स मिलकर पूरे इंडिया की अथॉरिटी को संभालेंगे। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, भारत का पहला, भारत का नहीं, आप यहाँ पर कीजिए कॉन्सेंट्रेट, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। मेंबर कितने थे, आप देखो 4 मेंबर थे, है ना, काउंसिल में कितने मेंबर, 4 मेंबर है। नेक्स्ट, इट मेड द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंटी सबॉर्डिनेट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मैंने आपको बताया कि बंगाल गवर्नर जनरल को सारे पावर दिए गए, तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर काम करना स्टार्ट कर दी, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही उनका हेड होगा, ठीक है। एंड 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट तो थी लेकिन कंट्रोल यहां पर रखा जाता था, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइस फ्रॉम द नेटिव्स। इंपॉर्टेंट चीज थी, ये कोई अपना पर्सनल बिजनेस नहीं करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ऑफिसर और जो उनके अथॉरिटी पर्सन होते थे। दूसरा, भारतीय से किसी से भी वो उपहार नहीं लेंगे, उपहार मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग उपहार लेकर कोई काम नहीं करेंगे। एक तरह से करप्शन पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसरों पर करप्शन पर बैन लगाने की यहाँ पर प्रारंभ किया गया था, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों पर कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट इज स्टेन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ओवर द कंपनी बाय रिकॉर्डिंग द कोड ऑफ डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बॉडी थी, गवर्निंग बॉडी कलकत्ता जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाई थी, ये इन सब चीज़ों के लिए रिपोर्ट करते थे, चाहे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स, इंडिया में जितना भी होता था ये वहाँ की सरकार को बताते थे। यानी एक तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के ऊपर कार्य करने लगा, और यहाँ से हम देखेंगे थोड़ा सा गवर्नर जनरल को यहाँ पर प्रॉब्लम भी होने लगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे चार्टर एक्ट की विशेषताएं थी। नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद अंग्रेजों के समय में वहाँ के प्रधानमंत्री सर हेनरी पिट्स बने, तो उन्होंने फिर से एक कानून लाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से हम इसको जानते हैं। आइए देखते हैं इस एक्ट में क्या था। इन ए बिड rectify the defects to the Regulating Act 1773, the British Parliament to pass the Amendment Act 1781 and also known Act of Settlement। देखो क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थी, उस खामियों को पूरा करने के लिए सरकार ने एक सेटलमेंट एक्ट 1781 पास भी किया था, और उस एक्ट में कई सारी खामियां को देखते हुए माना जाता है कि फिर से एक और एक्ट बना है जिसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट है। तो हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की जो विशेषता है और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्या था। देखो, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। देखो, पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन दोनों को अलग अलग अब अथॉरिटी संभालेगी, यानी दोनों को अब डिफरेंस किया गया था। इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स, इन चीज़ों को बड़े ध्यान से रखना। अब यहां पर जिम्मा क्या दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को मामला दिया कमर्शियल मामले की, आप कौन से चीज देखोगे, कमर्शियल चीजों को आप मैनेज करोगे। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, आप पॉलिटिकल मामलों पर कंट्रोल करोगे। समझ में आ गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल मामलों को, यानी बिजनेस जितना भी होगा वो तय करेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेंगे पॉलिटिकल मामले, भारतीय राजाओं से कौन सी ट्रीटी होना है, किस प्रोविंस और हमारी प्रिंसली स्टेट के साथ कैसे समझौते होंगे, वो हमारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल तय करते थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर के अलावा ये बॉडी भी आ गई, तो कहीं ना कहीं गवर्नर को बड़ी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद हम देखें, इट एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट।
आप ये चीज देख, डबल गवर्नमेंट समझ रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी शासन कर रहे हैं और जो गवर्नर जनरल बंगाल वो भी शासन कर रहा है। तो आप देखें एक म्यान में दो तलवार, तो कई बार इनमें आपस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती थी, इसलिए समय समय पर ब्रिटिश सरकार को नए नए कानून लाने पड़ते थे। तो ये हमने देखे पिट्स इंडिया एक्ट के फीचर। अब उसके बाद हमने देखा कि इस एक्ट की जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी। दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनिशियली एग्जाम में आपसे कई बार पूछी जाती वो हमें देखना जरूरी। कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वेर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस। याद रखना, पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया था इन्हें, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर पूरी टेरिटरीज को पहली बार ब्रिटिश पोजेशन कहा गया, इन्हें ब्रिटिश जमीन है ये। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पहली बार यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को सारे पावर दे दिए किस चीज के, यहां का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ये दो इंपॉर्टेंट चीज थी पिट्स इंडिया एक्ट की, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। एक्ट ऑफ 1786 जो इंपॉर्टेंट एक्ट था और आया है, देखिए इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया इस एक्ट के जरिए, और ये सबसे पावरफुल गवर्नर जनरलों में से एक रहा। ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ इन स्पेशल केसेस। इनको स्पेशल राइट दिए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। इसको मिलिट्री के कमांडर इन चीफ का भी राइट दिया गया, यानी कि अब यहां से ये पूरे मिलिट्री वॉर और इनको सबको तय करना स्टार्ट कर दिया, यानी यहां से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उससे भी ज्यादा इनको राइट दिए गए। अब इस सीरीज के बाद इन्हें पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद यहां पर एक सीरीज चालू होती है जिसको चार्टर एक्ट कहा जाता है। ये चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट 4 एक्ट आए थे जो इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे 1793, 1813, 1833 और 1853 जो 20 ईयर्स के बीच में लाए गए थे। ठीक है, तो देखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चार्टर्स के जरिए मनाया जाता है और इनको 20 ईयर का एक्सटेंशन दिया जाता है। तो देखेंगे फर्स्ट चार्टर जो था चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसका फीचर्स क्या है देखते हैं। इट एक्सटेंड the overriding power of given to Lord Cornwallis over his council to all future governor general and governors of presidencies। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, यहां गवर्नर जनरल को इंपॉर्टेंट पावर दिए गए थे कि वो अपनी गवर्नर जनरल के मेंबरों के कहने को भी ओवरराइड कर सकता है और अपनी प्रेसिडेंसियों के कहने को भी ओवरराइड करके अपना डिसीजन एप्लीकेबल कर सकता है। ना आप ये बोल सकते हो कि गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो बहुत पावरफुल था। उसके बाद हम देखेंगे इट एक्सटेंड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। यहां पर 20 सालों के लिए फिर से एक्सटेंशन दिया गया क्योंकि कंपनी में एक बार बता दूं 20-20 सालों का एक्सटेंशन इसलिए दिया जाता है कि कंपनी एक समझौते के तहत सिर्फ भारत में स्टार्टिंग में जब 1600 में आई तो 15 सालों के लिए आई थी, और जब उनके राजा जेम्स फर्स्ट थे तब उन्होंने समय आगे बढ़वा लिया। ऐसे इनका सिर्फ टेन्योर बढ़ता रहता था किस देश से कब तक बिजनेस करना है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ये टेन्योर बढ़ाती थी। तो यहां पर 1793 में 20 ईयर्स के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया था। और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू ए गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज कि गवर्नर जनरल जो है वो कमांडर इन चीफ है और माना जाता है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल्स में वो अपॉइंटमेंट कर सकता है किसी को भी। नेक्स्ट है इट लेट डाउन दैट द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर henceforth to be paid out of the Indian revenue। ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि इनको जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन में रहते हैं अधिकतर, लेकिन उनको पूरा रेवेन्यू उनके स्टाफ को सैलरी कहाँ से दी जाएगी, बंगाल रेवेन्यू यानी इंडिया के रेवेन्यू से दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये हमारा एक्सप्लोइटेशन होने की बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ये एक कानून लाया गया था। ठीक है, इस कानून की इंपॉर्टेंट चीजें हमने चर्चा की। आगे आते हैं हम, सेकंड चार्टर आता है जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इंपॉर्टेंट एक्ट में से एक माना जाता है। फीचर्स देखते हैं,
ठीक है, ये फ्री ट्रेड पॉलिसी के लिए जाना गया। देखते हैं, इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली यहां पे खत्म कर दी जाती है। डियर स्टूडेंट, आप सोचोगे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करी थी, उसी मोनोपोली कैसे खत्म? कानून बनाने का काम ब्रिटिश पार्लियामेंट का था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ भारत से क्यों बिजनेस करे, हमारी ब्रिटेन की बाकी कंपनियां भी इंडिया के साथ बिजनेस करे। तो याद रखना, फ्री ट्रेड पॉलिसीज को कहा जाता है, इसके अकॉर्डिंग सारे जितने भी ब्रिटेन और यूरोप्स की अधिकतर जहां पर ब्रिटिश शासन होते थे, वहां की कंपनियां हिंदुस्तान के लिए बिजनेस करने के लिए फ्री थी। इसके पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से बिजनेस करने की मोनोपोली उसकी थी, लेकिन दो बिजनेस में ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां भी छूट मिलती है। इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। भारत से चाय का बिजनेस, दूसरा चाइना कंट्री के साथ बिजनेस में मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही रहेगी, लेकिन बाकी जैसे कपड़ा या मसाले, उनमें बाकी ब्रिटिश कंपनियां भी भारत में बिजनेस कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के यहां से बुरे दिन स्टार्ट हो गए थे। तो अब हम देखेंगे वाकई में बुरे दिनों की कब खत्म हुए हैं और कब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है इंडिया से। और देखेंगे, इट asserted the sovereignty of the British Crown over the company territory in India। देखो यहां पर जो कंपनी टेरिटरी थी उसका पूरा राइट, वो सॉवरेनिटी किसको दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को दिया गया, कि जितनी जमीन यहां पर जहां जहां कब्जा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है, वो ही कब्जा किसका? ब्रिटिश क्राउन का है। ठीक है, यानी ब्रिटिश क्राउन ने ये मान लिया था कि जो कंपनी की टेरिटरी है वो मेरी टेरिटरी है यहां पर, और उनकी सॉवरेनिटी बन जाती है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इट अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर पर्पस ऑफ एनलाइटिंग द पीपल। इसको बोला जाता है, यहां पर रिलीजियस कॉन्सेप्ट आए थे कि ईसाई मिशनरीज भारत में आए थे क्रिश्चियनिटी के प्रोपोगेशन के लिए। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार इसी के अकॉर्डिंग किया था, यानी कानून बनाकर उन्होंने क्रिश्चियनों को यहां पर एस्टेब्लिश करवाया। नेक्स्ट, इट अथोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन। लोकल गवर्नमेंट यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, जो डिस्ट्रिक्ट डीएम होते थे, कलेक्टर्स वगैरह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसीज गवर्नमेंट होती थी, उनको जबरदस्ती किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स लिया जाए। कानून बना के उन्होंने लोगों का एक्सप्लोटेशन की, और अगर व्यक्ति टैक्स नहीं देता तो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्स, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पनिश किया जाए, उसकी ज़मीन छुड़ा ले। क्योंकि हमने देखा था 1793 जब था तो उस समय जमींदारी एक्ट को भी लाया गया था। तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों का, किसानों का, मजदूरों का एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट देंगे, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमॉन्ग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। यहाँ से वेस्टर्न एजुकेशन की शुरुआत भी होती है, और धीरे धीरे इनिशियली लेवल पे इन्होंने इंग्लिश को यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया था। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की फीचर्स है। डियर स्टूडेंट्स, हर चीज को अच्छे से ध्यान में रखते हुए पढ़िए, सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब मैंने आपको बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई, फिर 20 सालों के बाद एक एक्ट आता है जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इंपॉर्टेंट चार्टरों की सीरीज में ये भी एक इंपॉर्टेंट है। दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। यानी आप सोचो, इतना सेंट्रलाइजेशन किया गया कि अब बंगाल प्रेसिडेंसी से उठकर अब इंडियन नाम आ जाता है। यानी हम यहां पर देखेंगे, अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, अब रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रही। तो देखेंगे फीचर, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉस्ट हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। उसको सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दिए गए थे। किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने डियर स्टूडेंट? पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम वेंटिक बने। तो इट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरिया पजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। यानी कि याद रखना, पूरे भारत की इंटायर टेरिटरी को ब्रिटिश टेरिटरी माना गया इस एक्ट के जरिए। लॉर्ड विलियम वेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम वेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा गया। नेक्स्ट, डेप्रिवेट द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास देयर लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, उनको दिए गए। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। ठीक है,
पूरे, अगर हम देखेंगे पूरे लेजिस्लेटिव का मतलब समझ रहे हैं आप, कानून बनाने की शक्ति, पूरे भारत की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट were called as regulation while law made under the act were called as acts। कई एक्ट की सीरीज में इस एक्ट को इंपॉर्टेंट कहा जाता है और यहीं पर लॉर्ड मैकॉले लॉ मेंबर बनकर आए, यहीं पर वेस्टर्न एजुकेशन को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छे शामिल किया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंज यहां पर हुए थे। अब आता है लास्ट चार्टर एक्ट इस सीरीज में, जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये फोर्थ और लास्ट चार्टर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाया गया था। यानी 1833 के बाद फिर 20 ईयर्स के बाद फिर आया। देखते हैं क्या खासियत है। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1858। ठीक है, इस सीरीज में लास्ट था। इट वॉज ए सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। ऐसा क्यों लिखा गया कि संविधान की एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क कहा जाता है? क्योंकि हम पढ़ेंगे, आप समझ जाओगे कि क्यों इसको कहा गया था। देखते फीचर ऑफ द एक्ट। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। डियर स्टूडेंट, आप अच्छे से जानते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है और एग्जीक्यूटिव जो सरकार चलाता है। ये मैं आपको बता दूं, हमारा इस समय एट प्रेजेंट अभी लेजिस्लेचर कौन है? पार्लियामेंट, भारत की संसद है। लेकिन एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सारे सीएम, इनको एग्जीक्यूटिव जो पूरी सरकार को चलाते। लेकिन कानून पार्लियामेंट बनाती। पहले इस कानून के पहले ऐसा था कि सब कुछ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही करता था। लेकिन पहली बार, इसलिए इसको सिग्निफिकेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता कि इस लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। दोनों के अलग अलग कर दिए गए, अलग अलग मेंबर बना दिए गए। इंपॉर्टेंट चीज है। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, ए सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप देख सकते हैं कि इनको पूरा अलग ही बना दिया। मेंबर याद रखना, 6 न्यू मेंबर बनाए गए थे, विच कम टू बी नो एज द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको कहा जाता है। याद रखना, यही आगे जाके लोकसभा, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में इनमें कन्वर्ट होंगे जब हमारे ड्यूअल हाउस स्टार्ट होंगे, हम पढ़ेंगे आगे। तो याद रखना, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत 1853 के चार्टर से होती है। नेक्स्ट चीजों में से इंपॉर्टेंट हम देखेंगे और क्या था इसमें इंपॉर्टेंट। इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। हम जानते हैं कि भारत में सिविल सर्वेंट आईसीएस की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में हुई थी। लेकिन इसके पहले जो सिविल सर्वेंट होते थे वो कोई एग्जाम के जरिए नहीं होते थे। कंपनी के लोग जिस व्यक्ति को चाहते थे उसको बना देते थे। लेकिन यहाँ ब्रिटिशर ने कानून बनाया कि उनके लिए एक सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशन होगी, जिसको आईसीएस के नाम से जाना गया था। ये लंदन में एग्जाम होती थी, आगे आके फिर भारत में भी हुई, वो देखेंगे हम। तो ये प्रोसेस कंपटीशन एग्जाम पे स्टार्ट करने की बात यहाँ पहली बार बोली गई। इट कन्वर्टेड द सिविल सर्विस वॉज धूस थ्रू ओपन द इंडियन ऑल्सो। भारतीयों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए। द मैकॉले कमिटी was appointed in 1854। ये मैकॉले कमिटी जो इंपॉर्टेंट थी, जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा, दूसरी चीज़ फिर आईपीसी लॉर्ड मैकॉले बनाते इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा चेंज किया इसने। ठीक है, तो ये कमिटी बनी थी यहाँ से। अब यहाँ पर आप देखते हो कि इसमें और सारी चीज़ें भी ऐड होती। कौन कौन सी? इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन Legislative Council of 6 new legislative members of the Governor General Council. 4 members were appointed by the local province government of Bombay, Madras, Bengal and Agra। यानी इंडियन नहीं थे, लोकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में लोकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक मेंबर होगा, बंगाल का होगा, मद्रास का होगा और आगरा का होगा। ऐसे 6 लोगों में से 4 को लिया गया, बाकी 2 को अपॉइंटमेंट, 4 उनको अपॉइंटमेंट किया था इन प्रेसिडेंसियों से। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ों की शुरुआत थी।
लेकिन यहां पर बीच में 1857 का रिवोल्ट हो जाता है और इस रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहां से खत्म कर दिया जाता है और यहां से रूल स्टेब्लिश होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसको क्राउन रूल कहा जाता है। भारत में क्राउन रूल की शुरुआत होती, यानी हम अब ब्रिटिश ताज के गुलाम थे। तो देखते हैं इन कानूनों के जरिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज भारत में लाई गई और इस कानूनों के जरिए कैसे भारत को और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। ठीक है, तो देखते हैं पहला एक्ट आता, दिस सिग्निफिकेंट वाज एनेक्टेड इन द वैक द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉल्स नो एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द सिपाही म्यूटनी, है ना। इसे स्वतंत्र भारत का पहला संग्राम कहा जाता है, स्वतंत्रता का, और इसको सोल्जर क्रांति भी कहा जाता है। द एक्ट वॉज एक्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से इनको जाना गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फीचर है। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth as to be governed by and the name of Her Majesty it changed the designation of the Governor General of India to that of Viceroy of India. Dear student, जिस व्यक्ति को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता उस व्यक्ति का नाम बदल दिया, उस पोस्ट का नाम रख दिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो यहाँ के बाद जितने भी भारत के गवर्नर जनरल आए उनको वाइसरॉय के नाम से जाना गया और उस समय के वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग who's become the first वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट वाइसरॉय बनेंगे। और क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग इस कानून में, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर। ये जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था यहाँ पर, जो पॉलिटिकल और कमर्शियल मामलों पर पिट्स इंडिया एक्ट में स्टेब्लिश किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में स्टेब्लिश किया था, उनको यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। अब कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल नहीं रहेगा। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस, एक नया ऑफिस स्टार्ट किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत का सचिव। ठीक है, इसको इंडियन सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। ये तरह से एक तरह की बीच की कड़ी था विद द कंप्लीटेड अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन सरकार और इंडियन गवर्नमेंट के बीच की कड़ी थी ये, जो इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है। एस्टेब्लिश ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इनके 15 लोग थे और इनमें इनका हेड जो होता था वो सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया माना जाता था। ठीक है ना, यही भारत में इनके जरिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता था। द काउंसिल वॉज एन एडवाइजर बॉडी, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल कहा जाता था। तो भारत में वॉइसरॉय और ये जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यही दो तरह के लोग जो होते थे भारत में कानून बनाते थे। यानी कानून कहाँ से आते थे, ब्रिटेन से, और एप्लीकेबल ये करते थे। It constitutes the Secretary of State in Council as a body corporated capable of suing and being sued in India and in England. ठीक है, तो माना जाता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक काउंसिल है वो कॉर्पोरेटेड बॉडी के अकॉर्डिंग जितने भी मामले हैं इंडिया और इंग्लैंड में एक तरह से बिजनेस बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध रहा था। और इन सब कानूनों में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश क्राउन रूल स्टेब्लिश होता है। ब्रिटेन की महारानी ने वादा किया भारतीय प्रिंसली स्टेट के साथ कि इसके बाद आपके कोई भी राज्य हम नहीं हड़पेंगे। या यहाँ पर एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसको भी विड्रॉ कर लिया गया था इसी कानून में। तो यहाँ से सीरीज चालू हो जाते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट की। तो इन सीरीजों में देखेंगे कौन कौन से इंडियन काउंसिल एक्ट यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहला एक्ट आया हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका फीचर देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ थी। It made a beginning of representation institutions by association Indian with the law making process। भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशन हो उनको बाय लॉ मेकिंग प्रोसेस से इस्टेब्लिश किया गया था, उनको एसोसिएट किया गया और यहाँ से एक अच्छी फंक्शनिंग की शुरुआत की जाती है। It thus provided the viceroy should nominate some Indians as non-official member of expanded council। अपनी काउंसिल को बढ़ाया गया, एक्सपांड किया गया और 3 भारतीयों को लिया गया, जिसमें महाराजा पटियाला थे, सर दिनकर राव थे और राजा ऑफ बनारस थे। इन 3 मेंबरों पहली बार आप बोल सकते हो 3 इंडियंस को वॉइसरॉय अपनी काउंसिल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब शक्तियों का बंटवारा।
शक्तियां बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी दी गई। जो पूरे पावर वायसरॉय के पास थे, अब कुछ पावर किसके पास आ गए, प्रेसिडेंसीज के पावर भी आ गए। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको पंजाब कहा जाता है, एंड वेयर एस्टेब्लिश इन 1862 1897। अलग ही सेपरेट काउंसिल बना दी गई, क्योंकि पहले वॉयसरॉय काउंसिल के अकॉर्डिंग पूरा मामला चलता था। अब यहाँ पे से इनके लिए सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, जो वहाँ के लिए कानून बनाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इस कानून के अकॉर्डिंग बात की थी। और देखते, इट एम्पावर्ड द वॉयसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। वॉयसरॉय अपने कानून बना सकता है, अपने ऑर्डर को मनवा सकता है, ठीक है, काउंसिल्स के लोगों से बिना पूछे हुए भी। इट एम्पावर्ड द वॉयसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट concurrence of the legislative council during the an emergency. Life of such ordinance was 6 months. आप मानते हैं ऑर्डिनेंस पावर के तहत उनको एक पावर दिया गया है कि वो कभी भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट कंसर्न ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, ठीक है, जिसकी लिमिट या जिसका जो लाइफ कितनी होगी, 6 मंथ होगी, ठीक है। तो ये राइट यहाँ पर मिला था। और पहली बार बजट भी 1861 में बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। फिर देखते हैं एक्ट उसके बाद आता है 1892। इस एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल, जिनको नॉन ऑफिशियल कहा जाता था, मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। आपको याद रखना पड़ेगा, पहली बार अगर आप देखते हो कि जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव उनके मेंबर को बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना, जो नॉन ऑफिशियल्स होते थे, लेकिन जो ऑफिशियल है उनको उतना ही रखा जाता था। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। इसके पहले क्वेश्चन पूछने के राइट नहीं थे, किससे, एग्जीक्यूटिव से, यानी सरकार से क्वेश्चन पूछने के राइट नहीं थे। बजट पे कितना बना रहे, क्यों बना रहे, यहाँ पहली बार आपको बजट पे और क्वेश्चन पूछने के राइट सरकार से दिए गए, जो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते थे, ठीक है। तो यहां से एक तरह से आप बोल सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है, लेकिन पूरा इंडिया कंट्रोल था, तो डेमोक्रेसी तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई लोकतंत्र तो था नहीं, यहाँ पर तो एक तरह से क्राउन रूल था, डिक्टेटरशिप थी यहाँ पे। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वॉयसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स। बंगाल जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ये इंपॉर्टेंट जो बिजनेसमैन का चेंबर्स था, तो उनके कहने पर और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के काउंसिल के नॉमिनेट करने पर कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करने का पावर था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, किसको, वायसरॉय को भी था, ठीक है, क्योंकि वायसरॉय अलग तरह से शासन करता था, वायसरॉय की काउंसिल अलग थी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग थी। अब इसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट की सीरीज में आता है, जिसको हम एक स्पेशल नेम के नाम से जानते हैं, जिसका नाम मार्ले मिंटो भी कहा जाता है। वैसे ये इंडियन काउंसिल एक 1909 है, लेकिन ये मार्ले मिंटो के नाम से फेमस हुआ। अब ये मार्ले और मिंटो कौन थे? मार्ले भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो भारत के वॉयसरॉय थे। मिंटो सेकेंड इनको कहा जाता था, ठीक है। तो ये इनका बारे में लिखा रहा है, यानी कि दिस एक्ट वाज आल्सो नोन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। लॉर्ड मार्ले वाज देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मिंटो वाज द देन वॉयसरॉय ऑफ इंडिया। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस ही। इट considerably increase the size of the legislative council, both central and provincial, दोनों में मेंबर बढ़ाए गए। The number of member in the central legislative council was rise 16 to 16। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसकी शुरुआत 1853 में हुई, इसमें 16 से बढ़ाकर कितने मेंबर कर दिए गए? 60 कर दिए गए। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। The number of member in the provincial legislative council was not uniform, वो एक जैसा नहीं था, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि प्रोविंशियल अलग अलग जगह पे थे तो अपने हिसाब से रखे जाते थे, एक जैसे नहीं थे। जैसे आप देखते हो उत्तर प्रदेश में 403 विधायक है, मध्य प्रदेश में 230 है, तो कोई एक जैसा नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, तो यहां पर भी यूनिफॉर्म नहीं था। इट रिटायर्ड द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। देखो, अगर जितनी ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी उतना ही
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और में मेजोरिटी रहेगी, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को ज्यादा रखने की बात की गई थी। नेक्स्ट देखें, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसरॉय एंड गवर्नर। आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी सरकार चलाने में पहली बार भारतीयों को भी लिया जा रहा था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इंपॉर्टेंट नाम याद रखें, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले व्यक्ति थे जो वायसरॉय की सरकार में शामिल हुए थे, और कौन क्या बने, लॉ मेंबर बने। जैसे आज कानून मंत्री होता है, लॉ मिनिस्टर होता है, उस समय इनकी हैसियत वैसी ही थी। तो वायसरॉय काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा चुने गए थे या इनको लिया गया था। देखते और इसमें क्या था। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल। अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर वेर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है डियर स्टूडेंट, इसको समझना जरूरी है। नाम है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। ये एक चीज है क्या? सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, जिसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, इसको मैं बता देता हूं। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि उस समय 1906 में मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुआ और मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि मुसलमानों के लिए स्पेशल कोई सरकार उनके लिए कोई भी एक्ट लेकर आए जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन सरकार में बढ़े। तो क्या किया, जो मेंबर अपॉइंटेड होते थे, जो चुने जाते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया कि सरकार ने कानून बनाया कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जो कैंडिडेट आएंगे वो मुस्लिम ही आएंगे और वोट देने का राइट भी मुस्लिमों को ही रहेगा। ने एक तरह से भारत में कम्युनल यानी सांप्रदायिक पॉलिटिक्स की स्टार्ट कर दी, यानी कम्युनल पॉलिटिक्स इंडिया में स्टार्ट हुई। आप यही बोल सकते हो कि पॉलिटिकल तरीके से हम यहाँ हिंदू मुसलमान बट गए, जो आगे तक बटे रहे। फिर तो इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मिंटो ने। इसलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में फादर ऑफ कम्युनल सिस्टम कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, तो इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट खासियतों में एक थी, मार्ले मिंटो में सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम्स बनाया गया था। इन्हें मुस्लिम क्षेत्र से मुस्लिम कैंडिडेट ही चुने जाएंगे और उनको वोट देने का राइट भी उन्हीं को रहेगा। ठीक डियर स्टूडेंट, इस एक्ट की सब इंपॉर्टेंट फीचर्स पर हमने चर्चा की। आगे बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज, कॉर्पोरेटिव चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। इनके लिए अलग से एक प्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, कहां पर रिप्रेजेंटेशन, इनके भी मेंबर जैसे यूनिवर्सिटी और जमींदार, इनके भी रिप्रेजेंटेशन सरकार में रहेंगे। ठीक है, तो इसकी भी यहां पर एक तरह से शुरुआत होती। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है डियर स्टूडेंट। इसका भी शॉर्ट नेम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, या मॉन्टफोर्ड एक्ट के नाम से आप इसको जानते हैं। मॉन्टेग्यू वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय इंडिया के, और चेम्सफोर्ड भारत के वॉइसरॉय थे। देखते हैं इस कानूनों में क्या इंपॉर्टेंट चीज थी। फीचर्स में आते, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डेमोक्रेटिंग द सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। पहले सेंट्रल का कंट्रोल होता था प्रोविंशियल्स में, अब यहां सब्जेक्ट को क्या कर दिया गया, अलग अलग रखा गया। इन्हें प्रोविंस सब्जेक्ट अलग रहेंगे, जैसे आज चलती यूनियन लिस्ट अलग है, सेंट्रल और स्टेट लिस्ट अलग है, यहां की शुरुआत होती है। तो कुछ सब्जेक्ट यहां पर अलग करने की बात हुई। तो देखेंगे, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर एंड रिजर्व। तो कहीं ना कहीं प्रोविंशियल सब्जेक्ट को क्या कर दिया था, ट्रांसफर और रिजर्व कर दिया था। रिजर्व का मतलब वही कानून बनाएंगे, और ट्रांसफर जब भी चाहे वॉइसरॉय भी कानून बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पे प्रोविंशियल को इंडिपेंडेंट नहीं रखा गया। द ट्रांसफर सब्जेक्ट वेर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो, आप जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो कौन से थे, एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको ट्रांसफर रखा गया बाय द गवर्नर। गवर्नर उनको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, जो स्टेट में प्रोविंस में रहेगा, विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर कुछ गलती हुई तो जो मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ प्रोविंस के लिए।
तो कहीं ना कहीं स्टेट को शासन करने में बड़ी तकलीफ होती थी। दिस ड्यूअल सिस्टम, ये जो दो सरकारें काम कर रही थी, दिस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वॉज नो एज डायरची, एक वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट जिसका मतलब है डबल रूल। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक घर में दो लोगों के राइट्स चलना है, दो लोगों के अधिकार चलना। जैसे एग्जांपल में आपके घर में या तो मम्मी की चलती है, पापा की चलती है, लेकिन जिस घर में दोनों की चलती है आप समझते क्या स्थिति हो जाती होगी। तो ऐसा ही सरकारों में होता है, जहां दो सरकार शासन करेगी तो आप समझते हैं वहां की स्थिति क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर डबल रूल स्टार्ट होता है। तो एक डायरची एक तरह से ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है दो सरकारें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टेट सरकार को शासन करने में प्रॉब्लम थी, तो इसको डायरची ऑफ स्टेट कहा जाता है कि राज्यों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था उस समय। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया कंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन कानूनों में बाइकैमरलिज्म जो वर्ड आया है, इसका मीनिंग होता है ड्वेल हाउस। देखो यहां पे कंफ्यूजन मत होना, एक डायरची है जिसका मतलब ड्वेल गवर्नमेंट है, और एक बाइकैमरल जिसका मतलब ड्वेल हाउस है। ड्वेल हाउस का मतलब होता है जैसे आज हमारी पार्लियामेंट की राज्यसभा है, लोकसभा है, इसकी शुरुआत भारत में इसी कानून मॉन्टफोर्ट एक्ट 1909 से होती है। एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, भारत में अब डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत होती है। यहाँ पे जो पब्लिक है वो डायरेक्ट वोट देने की शुरुआत यहाँ पर होती है, लेकिन आम जनता को वोट देने का अधिकार नहीं थे। It required that the 3 of the 6 member of the Viceroy Executive Council were to be Indian। अब पहली बार यहां रहा कि जो वायसरॉय की काउंसिल में जो 6 मेंबर है, सरकार में 6 मेंबर, उनमें से 3 कौन रहेंगे? इंडियन रहेंगे, लेकिन कमांडर इन चीफ नहीं रहेगा। जो सेना का नेतृत्व वो तो अंग्रेज ही करेंगे, लेकिन बाकियों को इंडियंस में रख दिया था, क्योंकि भारतीय लोग बार बार कई चीजों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन जो हमारी डिमांड थी उन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता था। It extends the principle of communal representation by providing separate electoral for Sikh, Indian Christians, Anglo-Indian and Europeans। देखो 1909 में तो मुस्लिम्स को दिया गया था, यहाँ सब लोगों को दिया जाता। किस किस को? सिख को दिया गया, एंग्लो इंडियन को दिया गया, क्रिश्चियंस इंडियन क्रिश्चियन को दिया और यूरोपियंस को दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये हमें खाई जो भारतीय लोग थे उनमें आपस में पॉलिटिकल गल्फ पैदा कर रहे थे ब्रिटिश। It created a new office of the High Commissioner for India in London and transferred to him some of the functions there performed by the Secretary of State for India। इसकी शुरुआत होती है द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, जैसे आज राजदूत उच्चायुक्त होते हैं, इसकी शुरुआत यहाँ होती है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो भी फंक्शन करेगा वो इसी के जरिए करता था। एक तरह से राजदूत हाई कमीशन की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन, हैंस ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। यहाँ पर बात की गई आने वाले समय में हम सिविल सर्वेंट के लिए एक पूरा एक कमीशन बिठाएंगे, जो ली कमीशन फिर 1923-24 में बना। तो 1926 में उनके रिक्रूटमेंट के लिए कमीशन भी बनाए गए। It separated for the first time provincial budget from the central budget and authorized the provincial legislature enact their budgets। यानी स्टेट बजट को पहली बार अलग किया गया सेंट्रल बजट से। जैसे राज्यों के बजट आपने देखे हुए अलग अलग प्रस्तुत होते हैं, हमारे केंद्र सरकार का बजट फरवरी में प्रस्तुत होता है। तो इसके पहले अंग्रेजों के ज़माने में दोनों बजट एक साथ होते थे, यहाँ से शुरुआत होती है, सबके बजट अलग अलग प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गए थे। It provided for the appointment of a statutory commission and inquiry into and report on the working after 10 years of its coming into force। देखो अंग्रेजों से हम मांग कर रहे थे, बार बार भारतीयों को स्वराज की डिमांड कर रहे थे कि हमें अपनी सरकार दीजिए। तो अंग्रेजों ने वादा किया कि अभी तो हम नहीं देंगे आपको, आने वाले 10 सालों में एक कमीशन बनाएंगे जो तय करेगा कि द इंडियन वॉज कैपेबल फॉर गवर्नमेंट यस नॉट कैपेबल, है ना, भारतीय इसके लिए तैयार हैं या नहीं। ठीक है, इसके लिए 10 सालों पर छोड़ दिया। और उसके बाद आप देखोगे तो साइमन कमीशन आता है भारत में, और उसी साइमन कमीशन पर देखते हैं कि फिर भारत में कई एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, जिन्ना अपने 40 पॉइंट देते हैं। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंट, और उसके बाद लंदन में
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उनके बाद जो कानून पास होता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स में से एक एक्ट, जो सबसे बड़ा एक्ट था, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो इसी का 75% हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था। तो देखते हैं, द एक्ट मार्क्स सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। याद रखना, एक ऐसा कानून था जो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए आया था। इट वॉज अ लेंथली एंड डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स हैविंग 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल। आप सोच सकते हैं 321 सेक्शन थे इसमें और 10 शेड्यूल थे। जब भारत का संविधान बना तो 395 आर्टिकल है और 8 शेड्यूल थे। तो लगभग आप देखो तो उससे थोड़ा बहुत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से छोटा है। तो अंग्रेजों ने पहली बार इतना बड़ा कानून बनाया था। देखेंगे इस कानून की शुरुआत इंपॉर्टेंट एक्ट्स में से एक था। फीचर ऑफ द एक्ट में देंगे, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंशियल एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। भारत में राजा रजवाड़ों के लिए पहली बार एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई, जिसके अध्यक्ष भोपाल के जो नवाब है सलीमुल्लाह खां भी बने थे। लेकिन ये ऑल इंडिया फेडरेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चला और ये खत्म हो जाता है। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म ऑफ 3 लिस्ट। देखो, जैसे आज लिस्ट हम भारत के शेड्यूल में 7 में पढ़ते हैं, जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर पहली बार अच्छे से बनाकर किए गए कि फेडरल यानी सेंट्रल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होंगे, प्रोविंस में कितने होंगे, और बोथ जो दोनों कानून कैसे बना सकते हैं। तो फेडरल लिस्ट में सब्जेक्ट दिए गए 59, प्रोविंस में दिए 54 और कॉन्करेंट लिस्ट में 36। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से होती है कि कोई झगड़ा ही नहीं है, आप प्रोविंस के कानून आप बनाओ, सेंट्रल के कानून ये बनाएंगे, और कुछ कानून ऐसे जो दोनों मिलकर बनाएंगे। आज भी भारत सरकार ऐसे ही कानून बनाती है। नेक्स्ट, इट एबॉलिश डायरची इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। हमने देखा कि डायरची 1919 मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में प्रोविंस में लगा दी गई थी, और प्रोविंस को कहीं ना कहीं देखा गया कि शासन करने के राइट नहीं थे, क्योंकि वायसरॉय कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को अपने कंट्रोल में रखता था। यहाँ पर राज्यों को इंडिपेंडेंट कर दिया कि राज्य जो है अपने हिसाब से सरकार चला जाते, और ये डायरची स्टेब्लिश कहाँ हो जाती है, सेंट्रल में स्टेब्लिश हो जाती है। तो इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरची एट द सेंटर। याद रखना है इसको। इट इंट्रोड्यूस बाइकैमलिज्म इन 6 ऑफ 11 प्रोविंस। बाइकैमलिज्म जैसे हमने 1919 में देखा सेंट्रल लेवल पे हुआ था, तो कुछ राज्यों में जो 11 प्रोविंस थे उसमें से 6 राज्यों में भी वहां पर बाइकैमलिज्म स्टार्ट किया गया, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां भी बना दी गई थी। ठीक है, तो राज्यों में 11 में से 6 में यहां बनाई गई। इट फर्दर एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरल फॉर डिप्रेस क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर वर्कर। इनके लिए भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, लेकिन भारतीयों में पूना पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में, तो इसका इतना कोई फायदा अंग्रेजों को नहीं मिल पाया। इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया था, एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। हमने पढ़ा था कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया जिसका सेक्रेटरी ऑफ इंडिया 15 मेंबर होते हैं, जिसका हेड होता था, वो 1858 कानून के अकॉर्डिंग जो एस्टेब्लिश हुई थी उसको यहाँ खत्म कर दिया गया। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। यानी एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि जो वैश्य मताधिकार होंगे उनको वोट देने का राइट दिया गया, लेकिन टोटल पॉपुलेशन में से 10% लोगों को ये राइट मिला था। और इसी के अकॉर्डिंग फिर 1937 में जनरल इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन में, प्रोविंस के जनरल इलेक्शन में फिर जो कांग्रेस बड़े बहुमत से जीती और उसने सरकार बनाई थी। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। आरबीआई जिसको कहा जाता है, वो आरबीआई की शुरुआत भारत की करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, पूरे इंडियन सिस्टम जो करेंसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 1935 में एस्टेब्लिश होती है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली ए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड
ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 मोर प्रोविंस। आप देखते हैं कि यहाँ जैसे यूपीएससी और पीएससी होती है उस समय उनको फेडरल कहा जाता है और स्टेट कहा जाता है, तो ये भी हुआ, साथ में ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हुआ है ना। कई राज्यों को मिलाकर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी शुरुआत यहाँ से हुई। तो ये सब इंपॉर्टेंट इस कानून में था, बाद में यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा भी गया। अब इसके बाद दौर चलता रहा हमारे जो थर्ड फ्रीडम स्ट्रगल का फेज, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके बाद कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई। उसके बाद पार्टीशन की बात होने लगी और अंग्रेजों ने जो लास्ट कानून भारत में बनाया था या पास किया था उसको कहा जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहा जाता है। इस एक्ट के जरिए हमें आज़ादी देकर गए, जिसको ट्रांसफर ऑफ द पावर भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। ऑन February 20, 1947 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय 30 जून 1940। उन्होंने कहा था कि हम 30 जून 1948 के पहले ही भारत को आज़ाद कर देंगे। आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स, हम भारतीयों को उनकी सरकार सौंप देंगे और हमारा जो पावर है वो ट्रांसफर करके इंडियंस को दे देंगे। दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलो बाय द एजिटेशन बाय मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इसके बाद कहीं ना कहीं उनको लगता था मुस्लिम लीग के लोगों को कि शायद अंग्रेज जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर कर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान को अलग नहीं करके जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट कर दी, हिंदू मुसलमान यहाँ पर रॉयट्स हुए और कई हिंदू मुसलमान इस समय मारे गए थे। तो समय स्थिति को जानने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना प्लान इंट्रोड्यूस किया था। उस प्लान के जरिए ही भारत के फिर बंटवारे हुए। ऑन द सेम डेट 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन द वायसरॉय ऑफ इंडिया पुट फॉर द पार्टीशन प्लान नो एज द माउंटबेटन प्लान। इसी पार्टीशन प्लान को माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। Immediate effect was given to the plan by enacting the Indian Independence Act 1947। आप तारीख देखिए 3 जून को एक्सेप्ट करते हो और आप देखिए कि कानून बहुत जल्दी बन के आ जाता है, यानी कि जुलाई मात्र 1 महीने में कानून बनकर आ जाता है। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया था उसमें क्या था, तो फीचर ऑफ द एक्ट हम देखेंगे 1947 एक्ट में इन द ब्रिटिश रूल। अब इस कानून के जरिए भारत में ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। अब ब्रिटिश रूल नहीं रहेगा और ब्रिटिश वायसरॉय नहीं रहेगा, उसकी जगह जो लेंगे वो कौन रहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये कानून पार्टीशन करेगा। 14 अगस्त पाकिस्तान और 15 अगस्त भारत को आजादी मिलेगी। इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज। ये भारत की असेंबलीज के हाथों में रहेगा। जो संविधान बनाएगी वही संविधान बनाने वाली असेंबली पाकिस्तान की अलग रहेगी, भारत की अलग रहेगी। क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, 2 आजाद डोमिनियन बनेंगे, भारत बनेगा और पाकिस्तान बनेंगे इसी एक्ट के जरिए। इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वायसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इन दोनों को खत्म कर दिया गया। वायसरॉय की जगह ली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जगह ली हमारे जो सेक्रेटरी माना था हाई कमिश्नर्स जो होते थे, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अकॉर्डिंग उनको जो सचिव कहा जाता है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी, उसने जगह ली। इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी। इसी एक्ट में लैप्स ऑफ पैरामाउंसी दी, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स को आज़ाद कर दिया गया था। अब वो क्राउन रूल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट थे, या तो वो इंडिया डोमिनियन को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या तीसरा ऑप्शन था वो आज़ाद रहे। इन्हीं लैप्स ऑफ पैरामाउंसी कारण आपने देखा जम्मू कश्मीर का मामला बड़ा संगीन था और बाद में बहुत समय तक वो उलझा रहा। जूनागढ़ और हैदराबाद के भी कुछ ऐसे ही मसले थे जो हिस्ट्री के टॉपिक्स है और हिस्ट्री में हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट वो थे डियर स्टूडेंट जो ब्रिटिश सरकार के समय भारत में बनाए गए, और ये एक्ट कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए लेक्चर को आप अच्छे से सुनिए। आपके कोई भी कमेंट्स है तो हमें कीजिए डियर स्टूडेंट। हम ऐसी ही सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट लाते रहेंगे और ऐसी सीरीज हम कंटिन्यू बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।